अब बच्चों इसमें थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा चेंज हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर जो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड आपको नजर आ रही है, जो यहां पर आपको प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड नजर आ रही है, राइट, उसको मैं कॉपर की इलेक्ट्रोड से चेंज कर रहा हूं। मान लीजिए कि ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड आपने हटा दी और ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड हटाकर इसके बदले में आपने कॉपर की इलेक्ट्रोड कर ली, राइट, ये कॉपर Cu, राइट, Cu कॉपर सल्फेट गिविंग Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये तो है ही, राइट। ये बच्चों सेकंड केस है, दिस इज आर सेकंड केस, राइट। अब आपने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड निकाल दी। पहले अगर जो पहला केस आपने देखा बच्चों, तो उस पहले केस के अंदर मैंने प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड ली थी, बराबर है, वो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड मैंने हटा दी और प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड के बदले में अब मैंने कॉपर की इलेक्ट्रोड ही आपके सामने ले रखी है, राइट। अब यहां पर मैंने करंट पास करवाया, राइट, विद्युत धारा मैंने पास करवाई। अब यहां पर क्या होगा, अगर हम कैथोड पर बात करें तो कैथोड पर अगर हम बात करें तो कैथोड के ऊपर अगेन संभावित अभिक्रियाओं की बात करें तो कॉपर आयन का, अब मैं अभिक्रियाएं नहीं लिखूंगा आपके सामने, कैथोड पर अगर हम बात करें तो कैथोड पर कॉपर आयन का अपचयन हो सकता है और दूसरा जल का अपचयन करवा सकते हो। एक तो कॉपर आयन का अपचयन होगा, दूसरा जल का अपचयन होगा। आप बोलेंगे कि सर जो तांबे की इलेक्ट्रोड आपने ली है, कॉपर की इलेक्ट्रोड आपने ली है, भाई हमने तांबे की इलेक्ट्रोड ली, राइट, तो तांबे की इलेक्ट्रोड का कोई अपचयन थोड़ी करवाओगे आप। तांबा अपने आप में एक मेटल है, तो मेटल का कोई अपचयन थोड़ी होगा, मतलब ऐसा थोड़ी करोगे कि कॉपर प्लस 2E नेगेटिव गिविंग Cu2 नेगेटिव। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप। तो इसीलिए जब हम कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड के ऊपर यह दो ही अभिक्रिया संभावित मानी जाएगी, ये दो अभिक्रिया ही संभावित मानी जाएगी। और जैसा पिछले केस में अपन ने पढ़ा, जैसा पिछले केस में मैंने बताया आपको कि आप कॉपर आयन का अपचयन करवाएंगे, कॉपर आयन का अपचयन होगा, इसका मतलब आपको कैथोड के ऊपर, ये जो कैथोड है जहां पर आप अपचयन अभिक्रिया करवाते हैं, तो कैथोड के ऊपर आपको तांबा प्राप्त होगा, कैथोड के ऊपर तांबा उत्सर्जित, मतलब तांबा मिलेगा आपको, प्राप्त होगा, राइट। अब एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड के ऊपर जो संभावित अभिक्रियाएं हैं, एनोड पर संभावित अभिक्रियाओं में एक तो सल्फेट आयन का ऑक्सीकरण हो सकता है, राइट, जो आप जानते हैं कि एक सल्फेट आयन का ऑक्सीकरण हो सकता है, राइट। दूसरा जल के अणु का ऑक्सीकरण हो सकता है, जल के अणु का ऑक्सीकरण हो सकता है, H2O गिविंग ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 2E नेगेटिव। और यहां पर तीसरी एक और संभावना आ चुकी है, तीसरी संभावना यह है कि जो एनोड है उस एनोड के ऊपर तांबा है, तांबे की इलेक्ट्रोड है, तो तांबे की इलेक्ट्रोड है और तांबा ऑक्सीडाइज हो सकता है, कॉपर बिल्कुल ऑक्सीडाइज हो सकता है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव के अंदर। जो तांबा है वो तांबा ऑक्सीकृत हो सकता है, कॉपर गिविंग Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव, राइट। ये तीन अभिक्रियाएं, मतलब ये तीन अभिक्रियाएं संभावित है। अब इन तीनों अभिक्रियाओं के जो संभावित है, इन तीनों अभिक्रियाओं के आप मानक ऑक्सीकरण विभव को कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर करेंगे, जिसका मानक ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होगा, बराबर है, उसका ऑक्सीकरण आप परफॉर्म करेंगे, राइट। तो सल्फेट आयन की अगर हम बात करें तो सल्फेट आयन का मैंने आपको दिया था मानक ऑक्सीकरण विभव -2.01 वोल्ट, वाटर का मैंने दिया था ऑक्सीकरण -1.23 वोल्ट। और अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है इट इज -0.34 वोल्ट। अगर हम कॉपर की बात करें तो जो कॉपर है उस कॉपर का जो मानक ऑक्सीकरण विभव है वह है -0.34 वोल्ट। और अगर आप इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे तो इन तीनों के अंदर सबसे अधिक है -0.34, -0.34 सबसे अधिक है और -0.34 सबसे अधिक है, राइट। तो इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर जो है वो ऑक्सीकृत होने लगेगा, राइट। अगर हम एनोड पर बात करें, अगर आप एनोड पर बात करते हैं तो एनोड के ऊपर जो कॉपर है वह कॉपर का ऑक्सीकरण होगा,
राइट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ये वाला सेल की बात करें, ये जो सेल आपके सामने मैंने ले रखा है, राइट, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कैथोड पर अगर हम बात करें, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर ये अभिक्रिया हो रही है, और एनोड पर अगर हम बात करें तो एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है वह है कॉपर, Cu गिविंग Cu2 पॉजिटिव प्लस 2E नेगेटिव, राइट। ये हमारी कॉपर का ऑक्सीकरण होगा एनोड के ऊपर, राइट, और कैथोड के ऊपर कॉपर आयन का अपचयन करवाएंगे आप, राइट। तो ये दो अभिक्रियाएं हमारी होगी। तो अगर कोई आपसे ये पूछता है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि मान लीजिए कि यहां पर आपने 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है। मान लीजिए कि आपने 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट का विलयन है, राइट। अब आपने इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह करवाया, और जब आप विद्युत धारा का प्रवाह करवाते हैं, और अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब मैं यहां पर आपसे ये पूछूं कि आपने कुछ समय के लिए आपने विद्युत धारा को पास करवाया था, और अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कुछ समय के बाद, राइट, आपने विद्युत धारा का प्रवाह रोक दिया, राइट, करंट का, धारा का प्रवाह आपने रोक दिया, राइट, उसके बाद कॉपर आयन की सांद्रता क्या होगी? तो आपका जवाब यह होगा कि कॉपर आयन की सांद्रता में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो कॉपर आयन है उस कॉपर आयन की सांद्रता में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कॉपर आयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैथोड पर कॉपर आयन का अपचयन हो रहा है, राइट, एलिमेंटल कॉपर के अंदर, कॉपर तत्व के रूप में मिल रहा है आपको, राइट। आयन में था, उसका रिडक्शन आपने करवा दिया, और एनोड पर कॉपर आयन बन भी रहा है। मतलब जितना कॉपर आयन कंज्यूम हो रहा है, जितना कॉपर आयन अभिक्रिया करता है, उतना ही कॉपर आयन बनता भी है एनोड के ऊपर। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, और तांबे की इलेक्ट्रोड आपने ले रखी है, तो एनोड जो है वो तांबे की है, और तांबे का ऑक्सीकरण हो सकता है। तो जब तांबे का ऑक्सीकरण आप परफॉर्म करेंगे तो कॉपर आयन आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब कॉपर आयन का ही अपचयन होगा और कॉपर आयन प्राप्त होगा। इसका मतलब जो कॉपर आयन की सांद्रता है, राइट, उसके अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, राइट। मेरी बात को समझ गए होंगे। इसका मतलब जो कॉपर सल्फेट है, उस कॉपर सल्फेट की सांद्रता में किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आएगा, राइट। अब मैं आपके सामने तीसरा केस ले रहा हूं। ये दूसरा केस मेरा कंप्लीट हो चुका है, राइट। तीसरे केस